नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज बारी है बायोलॉजी की और रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट दूसरे की। आज हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी पर। श्वसन का आयतन या फेफड़े के अंदर कितनी मात्रा में गैस होती है या फेफड़े की क्षमता क्या होती है, इस पर बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हमने पार्ट दूसरे में रिस्पिरेशन के जो अंग हैं वो तो समझाएंगे, साथ ही रिस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है, इसकी अलग अलग परिभाषा आज आपको लिख करके समझाएंगे। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक फेफड़े का चित्र, और उस फेफड़े के चित्र में ऐसी एक लाइन बनी होगी जैसे हार्ट की बीट निकालते हैं। आज इसका भी डिस्कशन आपके इस सेशन में हम करने वाले हैं। हमारा फेफड़ा कितनी ऑक्सीजन को स्टोर करता है ये भी बताएंगे। आज हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की। आज हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, जिसको IR भी कहते हैं। आज बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, ERV की। आज बात करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम की, जिसको RV कहते हैं। इसके अलावा आज बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, जिसको IC बोलते हैं। आज बात करेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की। आज बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC की, और बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की। इसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी की बात करेंगे। आज कोई MCQ नहीं होगा, और इसके बाद के जो सेशन होंगे, जब हम थ्योरेटिकल सेशन आपको पूरी तरह से समझा देंगे, तब उन सवालों को आपके सामने लाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे। सेशन को आगे बढ़ाएं उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम लंग की एक सामान्य रचना आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि कल हमने वोकल कॉर्ड की और लैरिंग्स की बात की थी। आज वो रचना यहां दिख रही है, ये लैरिंग्स वाली रचना है। लैरिंग्स की रचना के पीछे पीछे एक पाइप निकलता है, जिसको हम विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। ये वही विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के ऊपर छल्ले हैं, और छल्लों की रचना के बारे में भी कल सवाल हमने पूछा था। इनका आकार कैसा होता है, ये देख लीजिए। इनका आकार C के आकार का है। इसके बाद ये ट्रैकिया आगे गई थी। चूंकि हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, दो भागों में बटी, और जा करके दो ब्लैडर जैसी रचना में खुल गई। आज आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे दो लंग होते हैं। एक लंग दाहिना लंग होता है, ध्यान से सुनिएगा, और एक बायां लंग होता है। दाहिने लंग में कुल मिलाकर के 3 लोब होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं। याद कर लीजिएगा। दाहिना राइट लंग में 3 कोष्ठ, और बाएं वाले में सिर्फ 2 कोष्ठ होते हैं। यह सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। याद कर लीजिएगा चित्र, दाहिना और बायां। दाहिने में 3, बाएं में 2 लोब होते हैं। अब ये क्यों 2 लोब होते हैं, क्यों 3 लोब होते हैं, ये हमारी शारीरिक संरचना की बात है। इसको कभी समय मिला तो विस्तार से आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि हमारे फेफड़े में कुल कोष्ठ की संख्या 5, जिसमें से 3 कोष्ठ दाहिने साइड में और 2 कोष्ठ बाएं साइड में होते हैं।
एक अगला चित्र देखिए, किस किस कैपेसिटी की या आपके फेफड़े में कौन कौन सी क्षमता है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पर सवाल पूछे जाते हैं। उसमें टाइडल वॉल्यूम, कल एक बच्चे ने यह सवाल पूछा था, टीबी उसको कहते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका अभी हमने जिक्र किया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी। इनकी सबकी हिंदी अभी हम लिखेंगे। अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए विशेषकर ये पन्ना लगाया है। टोटल या टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथ। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम कहलाता है जब एक सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में, ये देखो सामान्य सांस, ना तो दौड़ रहे हो आप, ना भाग रहे हो, एक सामान्य सांस ले रहे हो, और जब वो सांस जितनी मात्रा में आपके फेफड़े के अंदर गई और जितनी मात्रा में आपके फेफड़े से बाहर गई, यही कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इंस्पायर्ड आफ्टर ए टाइडल इंस्पिरेशन। जब हम सांस लें, और जरा हमारी तरफ देखिएगा, हम कैसे सांस लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए विश्राम किए, सांस को रोके, और फिर ये अंदर लिया, जो ताकत लगा करके हमने सांस अंदर ली, सोचते जाइएगा, देखते भी जाइएगा, ये जो वॉल्यूम फेफड़े के अंदर गया, जो ऑक्सीजन की मात्रा गई, दैट इज कॉल्ड IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सली एक्सपायर्ड आफ्टर ए टाइडल एक्सपिरेशन। जब हमने सामान्य ब्रीथ कर लिया, देखो हम बात कर रहे हैं तो सामान्य ब्रीथिंग हमारी चल रही है, सांसें चल रही हैं, जो नॉर्मल सांसें हैं। नॉर्मल सांसों के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल सांस लेने के अलावा जब हम कोशिश करें, अनुलोम विलोम करने वाले से पूछेगा, सांस ले, सामान्य सांस चलती रहे, हमारे शरीर की प्रक्रिया चलती रहे, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो हम सांस को बाहर फेंके, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से समझ लेना, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब बची हुई हवा, जब हमने ताकत लगा करके पूरी हवा शरीर से बाहर कर दी, एक्सपायर कर दिया, तो कुछ न कुछ हवा फेफड़े में बच जाती है। ये जो बची हुई हवा है, ये कहलाती है रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको आरबी से दिखाते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? अंदर की क्षमता, सांस भरने की अंदर की क्षमता क्या कहलाती है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड इक्वल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दो को जोड़ा, किसको किसको जोड़ा? टीबी को और आईआरबी को। टाइडल वॉल्यूम तो हमारे पास रहता है, सुरक्षित है जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सांस लेते हैं, भरते हैं, बाहर निकालते हैं, तो सामान्य हवा यानी टीबी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। आईआरवी का मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने ताकत लगा करके सांस खींची, यह कहलाती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सांस लेने की वो क्षमता, पहले से जो हवा भरी हुई है हमारी, पहले जो हम सामान्य सांस ले रहे हैं, उसके अलावा जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो कुछ लोग, ये दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अभी इंग्लिश वाले बच्चे आपके लिए नोट्स तैयार है, हिंदी वालों के लिए अभी हम लिखेंगे, फिर तब भी समझाएंगे, इसलिए ये सारे बिंदु आज आप समझ लो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन इन द लंग्स
आफ्टर ए टाइडल एक्सपिरेशन, एक सामान्य हवा हमारी बच जाती है। बाहर सांस छोड़ने के अलावा भी जो बच गई हवा, इसके बाद जब हमने ताकत लगा करके और सांस को बाहर किया, करो, तो आरबी प्लस एक्सपायर्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैथमेटिकल है लेकिन बिल्कुल इंटरेस्टेड है। यह कहलाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एयर इक्वल सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमारा पहले से गैस फेफड़े में सुरक्षित ही रहती है, वो तो हो गई टीबी यानी टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा जो हमने सांस को बाहर निकाला अथवा सांस को अंदर लिया, जो जितनी मात्रा लिया, जितनी छोड़ा, और इसके पहले जो हमारे पास स्टोर है फेफड़े में, इन तीनों को मिला दिया जाए, ये कहलाती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी में कितनी क्षमता है फेफड़े के अंदर? तो एक तो पक्का है टीबी होगा, एक क्या होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। बहुत नॉर्मल प्रक्रिया होते हुए जबरदस्ती हम फेफड़े से सांस को बाहर निकालें, दैट इज कॉल्ड आरबी। तो ये पूरा पढ़ना बड़े ईमानदारी से, अपने सामने इसको खोलिए, पढ़िए एक एक लाइन, आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और ये सारी चीजें जो अभी तक आपको कठिन लग रही थी, ये सरलता से आपको समझ आएगी। वाइटल कैपेसिटी को अलग से भी लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम वन कैन एक्सचेंज इन ए रेस्पिरेटरी साइकिल, सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उधर लिखा है, जो बातें उधर कही है इधर और थोड़ा स्पष्ट किया है। चूंकि यहां पर जब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो VC लिखा होता है। VC मीन्स याद रखिएगा वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को TLC लिखा होता है, द एयर इन द लंग्स एट फुल इन्फ्लेशन, सम ऑफ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द टाइडल वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। उधर समझा दिया है। टाइडल वॉल्यूम मतलब जो आपके फेफड़े में हवा सुरक्षित रहती है, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी में अंतर क्या है, जरा परिभाषा का अंतर देखिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड, हवा की वो मात्रा जो एक्सहेल की गई, बाहर निकाली गई, ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग अंडर रेस्टिंग कंडीशन, जब रेस्ट में आप हो, बैठे हुए हो, जो हवा निकाली जाती है, एक्सहेल की जाती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल मतलब बाहर निकाली गई, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो हवा निकाली जाती है वही उसकी टाइडल वॉल्यूम होती है। वाइटल कैपेसिटी की होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए फुल इनहेलेशन। बहुत ज्यादा मात्रा में हमने हवा खींची और जो हवा खींची उस हवा को बाहर किया जाए, जितनी ताकत से खींचा उतनी ही ताकत से उसको बाहर निकाला, यह कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। कर लेना, पढ़ना। इसकी मात्रा जो होती है एवरेज जवान आदमी में, एडल्ट में 5 लीटर होती है। समझ रहे हो? टाइडल वॉल्यूम 5 लीटर होता है, लेकिन फुल इनहेलेशन से जो हम हवा को बाहर निकालते हैं वो 3 से 5 के बीच होती है। ये सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व, इसमें कौन सी अवस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं ये देख लीजिए। आप विश्राम की अवस्था में हो, ये जरूरी है कि आप दौड़ भाग ना कर रहे हो, सीढ़ी ना चढ़ रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, तब ये अप्लाई किया जाएगा।
या सामान्य सांस ले रहे हो। और वाइटल कैपेसिटी आपकी तब काम आएगी जब मैक्सिमम इनहेलेशन कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हो, जल्दी सांस ले रहे हो। जल्दी सांस का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन की मात्रा अंदर कर रहे हो। ये अंतर होगा वाइटल और टाइडल। वाइटल टाइडल वॉल्यूम हमेशा स्थिर होगा, वो फिक्स होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। 5 लीटर मतलब 5 लीटर होगा। लेकिन वाइटल कैपेसिटी हर आदमी की अलग अलग होती है, 3 से लेकर के 5 तक। सब में क्षमता नहीं होती कि कितनी मात्रा में वो गैस को लेगा या उसको इनहेल कितना करेगा या कितना छोड़ेगा। टाइप ऑफ मेजरमेंट डायरेक्ट मेजर्ड बाय द स्पाइरोमीटर। ये नीट में सवाल पूछा गया। टाइडल वॉल्यूम को किससे नापोगे? याद रखना इसको स्पाइरोमीटर से नापते हैं, जबकि वाइटल कैपेसिटी को डायरेक्ट नापा ही नहीं जा सकता, यानी उसके लिए मेथड इनडायरेक्ट होती है, बाय द रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द स्पाइरोमीटर। जो स्पाइरोमीटर में रीडिंग आती है उसका एवरेज निकाल करके तब निकालते हैं। टाइडल वॉल्यूम का यूज इन मैकेनिकल वेंटिलेशन and during the administration of the nebulized drugs। टाइडल वॉल्यूम का उपयोग आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम उनको बहुत तेज से होता है तो सांस लेने में दिक्कत जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक मशीन गर्म वाली रखता है, उसमें विक्स विक्स डाल करके उसकी भाप को अंदर करता है। तो इसका मैकेनिकल वेंटिलेशन करता है ताकि जितनी मात्रा में उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो सांस जा नहीं पाती पूरी, तो इसका उपयोग टाइडल वॉल्यूम का वहां पर किया जाता है जो मशीन के द्वारा सांस दी जाती है। यहां क्या होता है, द एक्सेस डिफरेंट रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड लंग फिजियोलॉजी। इसमें जो इसका यूज होगा, ये फेफड़े की क्षमता, फेफड़े की कार्यकी पर निर्भर करेगा कि फेफड़ा कितना कार्यशील है, कितनी मेहनत कर रहा है फेफड़ा, कौन आदमी कितनी सांस ज्यादा ले सकता है या कौन आदमी कितना काम कर सकता है, यह फेफड़े पर निर्भर करेगा। तो ये दो चीजें, टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी पर अंतर याद रखिएगा। बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस पर मिलेंगे। आइए उन महत्वपूर्ण बातों को हिंदी में लिख करके हम आपको समझा देते हैं। पहला पॉइंट जिस पर हम टीबी की बात करेंगे, टीबी उधर लिखा अभी, इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अब बोलो साहब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? इसमें पहला पॉइंट लिखना कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हवा का, ध्यान से, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान मतलब ऐसा नहीं कि आप दौड़ के आ रहे हो, भाग के आ रहे हो, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हवा का वह आयतन, हवा का वह आयतन यानी वॉल्यूम जो इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड माने अंदर अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हवा का वो आयतन जो अंदर लिया या तथा जो छोड़ा गया, लेने के बाद तो नाक से छोड़ोगे, तो दोनों आयतन की बात कर रहा है। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हवा का वह आयतन जो इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड होता है टीबी या टाइडल वॉल्यूम,
टीबी कहलाता है। इसका आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। हम कोई मेहनत ना करते हों और सामान्य अवस्था में एक बार सांस लिया, जो ऑक्सीजन की मात्रा गई, अथवा एक्सपिरेशन में जब सांस छोड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकली, जो दोनों वॉल्यूम थे, यही कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि ये टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एडल्ट में कितना होता है। इसका जवाब भी यहां लिख लेना और यह लगभग इसी में लिख लेना, और यह लगभग 500 ml होता है। एक और सवाल टाइडल वॉल्यूम पर पीएनएसटी ने पूछा था, ये दूसरा पॉइंट जोड़ करके हम लिखे देते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में लगभग 6000 से 8000 टू 8000 ml एयर को इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है। एक मनुष्य हो, स्वस्थ हो, रेस्टिंग पीरियड में हो, विश्राम में, कोई दौड़ धूप ना हो, कोई डर ना हो उसके अंदर, और यदि 1 मिनट का उसको समय दिया जाए तो 1 मिनट में 6000 से लेकर के 8000 ml हवा की मात्रा को छोड़ सकता है, निकाल सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। ये तो टीबी था। अब एक आईआरवी क्या होता है, इस पर बात कर लें। ये तो टीबी था। अब बात कर लेते हैं आईआरवी। आईआरवी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है साहब? लिखे देते हैं, यह हवा का वह आयतन है जिसे एक व्यक्ति ताकत लगाकर अंदर ग्रहण करता है। आप समझ गए होंगे। नॉर्मल सांस हम ले रहे हैं, नॉर्मल स्थिति में लिया और छोड़ा। यदि हम नॉर्मल के साथ साथ ये जो सांस ली, हवा का वह आयतन जिसे एक व्यक्ति ताकत लगा करके अंदर ग्रहण करता है, वही कहलाता है आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ज्यादा वायु हमने रिजर्व रख ली। एक सवाल में यह पूछा गया कि एक स्वस्थ मनुष्य में यह कितने ml होता है, तो इसकी वैल्यू लिख लेना, याद कर लेना। इसकी वैल्यू 2500 ml से 3000 ml होती है। समझ गए? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा।
और यदि आप इस पर कंफ्यूज हो गए तो उत्तर नहीं बनेगा, आएगा पक्का इंस्पिरेटरी रिजर्व वाल्व। अब बात कर लेते हैं, अभी तो इंस्पिरेटरी की किया, अब क्या करेंगे, हम नॉर्मल रहेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो इंस्पिरेटरी की जगह एक्सपिरेटरी हो जाएगा। आइए उसकी बात कर लें। ई आर भी, ई आर भी, ई आर भी क्या होता है साहब, एक्सपिरेटरी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वाल्व। यह, इसको भी लिखिएगा, यह हवा का वह आयतन है, यह हवा का वह आयतन है जिसे एक व्यक्ति, जिसे एक व्यक्ति ताकत लगाकर, जिसे एक व्यक्ति ताकत लगाकर, ताकत लगाकर, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के द्वारा बाहर निकाल सकता है। दोनों में सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, वहां इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा और यहां पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा, दोनों के आयतन में भी अंतर है। इसका एवरेज वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है 1000 ml से 1100 ml के बीच होता है। चलिए सर, अब एक रेसिडुअल वॉल्यूम की बात कर ले, इस पर भी सवाल पूछेगा। इसको आरबी से दिखाते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम? हवा का वह आयतन, ध्यान से समझ लेंगे एक बार में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा और आप तुरंत जवाब देंगे। हवा का वह आयतन जो फेफड़ों में फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद निःश्वसन या ताकत से हवा निकालने के बाद, हवा निकालने के बाद फेफड़ों में बचा रह जाता है, हमारी तरफ देखो, हम सांस लिए और सांस को ताकत लगा, ये देखो पूरी ताकत लगाकर सांस को बाहर कर दी। क्या समझे आप? पूरी फेफड़े की हवा आपने निकाल ली? नहीं, फेफड़ों में हवा बच गई। उसी हवा की बात कर रहे हैं, हवा का वह आयतन जो फेफड़ों में निःश्वसन के
या ताकत से हवा निकालने के बाद फेफड़ों में बचा रह जाता है, वही कहलाता है इसका रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका आयतन कितना होता है ये भी लिख देते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है, औसत मान बराबर 1100 से 1200 ml। तो ये यहां पर 1000 ml से 1100 ml और 1100 ml से 1200 ml, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा, पढ़ लीजिए, रट लीजिए। अब कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जोड़कर पल्मोनरी कैपेसिटी भी निकाली जाती है, उसका भी जिक्र पीएनएसटी में सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों का जिक्र यहां कर देते हैं। जैसे आईसी, साहब आईसी क्या है? आईसी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? सामान्य बाह्य श्वसन के बाद, बाह्य श्वसन का मतलब नाक से जो हवा हमने निकाल दी, सामान्य एक्सपिरेशन के बाद एयर का टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन, जिसे एक व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है, यानी अंदर ले सकता है, इंस्पायर कर सकता है। समझ गए होंगे आप? आईसी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये है कि सामान्य एक्सप्रेशन, जैसे हम बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स है, हम सांस छोड़ते हैं, जितनी सांस हमने छोड़ी तो हमारा फेफड़ा खाली हुआ होगा। अब सांस छोड़ने के बाद जितनी हवा हम अंदर लेंगे, ध्यान से सुनना, सांस छोड़ने के बाद जितनी हवा हम अंदर लेंगे वही मात्रा आईसी या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में दो चीजें जुड़ती हैं। इसको फार्मूले में देखा जाए तो टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी। टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो रेसिडुअल है, जो पहले से फेफड़े में उपस्थित है, वो हवा, पर जो हमने हवा बाहर के वातावरण से ली, दोनों हवा को जोड़ देंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल आएगी। ऐसे भी सवाल ऑब्जेक्टिव बना करके आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा, आईसी निकालना होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकालना होगा, तो टीवी और आईआरएम को जोड़ दीजिएगा, निकल आएगा। फिर इसी तरह से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाली आपने, चाहे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकाल लीजिए, और इसकी भी परिभाषा ऐसे लिख लीजिए, इसको लिखिएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद इंस्पिरेशन मतलब जब सांस हमने अंदर ली, इंस किया, इन माने अंदर, एक्स माने बाहर। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एयर का
वह वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति एक्सपायर कर सकता है, मतलब बाहर निकाल सकता है। ये देखो यहां इंस्पायर लिखा और यहां लिख रहे हैं एक्सपायर। वही कहलाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब इसको निकालना हो तो कैसे करोगे, इसी को कैसे निकालोगे? फार्मूला टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, धन इंस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम की जगह एक्सपिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। ये दूसरा फार्मूला। मतलब कोई गणितीय सवाल पूछे तब भी आप बता लोगे कि साहब फेफड़े का आयतन इतना है, इतने मात्रा में उसमें ऑक्सीजन गई, उसका ईसी बताइए, उसका आईसी बताइए। एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफ आर सी। इस पर भी सवाल है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है साहब? ये फंक्शनल एयर का वह वॉल्यूम, एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन माने बाह्य शोषण, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला गया। एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी, क्या सोचते हैं पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बची, वही कहलाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग में बचा रह जाता है। इसको कैसे निकालोगे? ई आर भी मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देना रेसिडुअल वॉल्यूम से जो बचा हुआ है। एक्सपिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम उधर लिखा हुआ है, रिजर्व वॉल्यूम से या रेसिडुअल वॉल्यूम से जोड़ देना एफआरसी, यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल आएगी। कोशिश करना इन सब सारे बिंदुओं को पढ़ना, और यदि आप नीट की, पीएनएसटी की, जेल प्रहरी की परीक्षा दे रहे हैं तो ये पक्के हैं कि ये सवाल पूछेगा। एफआरसी हो गया। एक और आता है जिस पर सवाल पूछता है, ये वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल माने जिंदा, वाइटल कैपेसिटी। साहब ये वाइटल कैपेसिटी क्या है? यहां पर लिखिएगा एयर का वह अधिकतम, एयर का वह अधिकतम आयतन, जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन मतलब ताकत लगा करके जो आपने हवा को बाहर कर दिया। एयर का वह आयतन, अधिकतम आयतन जिसको पूरी ताकत लगा करके जो आपने हवा बाहर की, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद
अंदर की ओर ले आ सकता है। ले आ। अनुलोम विलोम या योग करने वाले पूरी ताकत लगाकर, और जैसे ही पूरी ऑक्सीजन, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, अब उसके बाद जब पूरी ताकत लगा करके आपने किया, उसके बाद जो सांस लेते हो ना, उसके बाद जो एयर लेते हो ना, वही कहलाती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। याद रखना। इसी की दूसरी परिभाषा भी दूसरे तरीके से आपको समझा दें वाइटल कैपेसिटी की। एयर का वह मैक्सिमम आयतन, हवा का, एयर का वह मैक्सिमम अधिकतम आयतन जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल इंस्पिरेशन फोर्सफुल इंस्पिरेशन हमारी तरफ देखिए, पूरी ताकत लगा करके हमने जितनी ऑक्सीजन की ना, एक नॉर्मल सांस होती है ये नॉर्मल, यदि हमने ताकत लगाकर ऐसा किया, एयर का वह मैक्सिमम आयतन, या तो एक्सपिरेशन का की व्याख्या कर दीजिए या इंस्पिरेशन की मैक्सिमम आयतन की व्याख्या कर दीजिए, दोनों चीजें वाइटल कैपेसिटी ही कहलाएंगी। इसमें लिखिए एयर का वह मैक्सिमम आयतन जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद बाहर की ओर निकाल सकता है। ठीक है, दोनों बातें आमने सामने, चाहे ये परिभाषा मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, दोनों ही वाइटल कैपेसिटी कहलाएंगे। अब इसके अंदर एक फार्मूला लिखते हैं तो ER भी धन टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा, धन IR रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम धन TB, मतलब सबको जोड़ दिया जाए, पूरे रेस्पिरेशन को जोड़ दिया जाए तो जो निकलता है वो वाइटल कैपेसिटी होती है। अंतिम पॉइंट आपको बता दें वाइटल कैपेसिटी के बाद जिस पर सवाल पूछे गए, वो सवाल है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी ये क्या होती है साहब? आपके लंग में कितनी क्षमता है, कुल क्षमता, यह भी सवाल पूछता है। होता क्या है ये? हवा का वह टोटल वॉल्यूम, हवा का वह कुल आयतन, हवा का वह कुल आयतन जो फोर्सफुल जब भी हम लिखें तो नॉर्मल से हट जाना, ये फोर्सफुल मतलब जितनी तेज से आप सांस सामान्य लेते हो उससे ज्यादा ताकत लगा करके अंदर लो या बाहर छोड़ो, तब फोर्सफुल कहलाएगा। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, इंस्पिरेशन माने हवा अंदर गई, इंस्पिरेशन के बाद लंग्स में पाया जाता है। समझ गए? मतलब एक सामान्य सांस ले रहे हो, सामान्य सांस निकाल रहे हो, उससे मतलब नहीं,
ये वॉल्यूम जो हमने लिया ये कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसको TLC के नाम से भी जानते हैं, उधर हमने लिखा भी है। तो इसमें क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं RV धन, या इसमें टोटल लंग कैपेसिटी में शामिल क्या क्या होगा, RV से भी शामिल हो सकता है, इसमें ERV भी शामिल हो सकता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें टाइडल वॉल्यूम भी शामिल हो सकता है, इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी शामिल हो सकता है, अथवा एक ये वॉल्यूम शामिल हो सकता है। और इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी धन रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी टोटल लंग कैपेसिटी को बताता है। हमने मैथ के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया, आप इधर फार्मूले पर जाओगे तो बात वही मिलेगी। जैसे यहां कह रहे हैं ERV धन TB धन IRV, ये वाइटल कैपेसिटी होती है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में भी उसी को जोड़ा है। थोड़ा सा हर चीज को और ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि यदि ऐसा लिखा हो कि टोटल लंग कैपेसिटी में आप क्या क्या शामिल करेंगे, तो आपको बताना है रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब को मिला दिया जाए तो टोटल लंग कैपेसिटी निकलेगी। अथवा इसी बात को कह दिया जाए वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ERV धन TB धन IRV, ये देख लो RV ERV TB धन IRV धन रेसिडुअल वॉल्यूम, धन लास्ट में जो RV बचता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, तो उसको जोड़ दिया। बात एक ही है, सिर्फ दिखाने का तरीका अलग अलग। तो बच्चों जितने पॉइंट आज हमने लिखाए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर कॉम्पिटिटिव सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिए। टोटल वॉल्यूम, टोटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, FRC, EC, IC, ERV, RV, TB, IRV, सबको पढ़ करके और अपनी थ्योरी को पहले मजबूत कर लीजिए, फिर इसके MCQ का सेशन लाएंगे। जब थ्योरी आप पढ़े रहोगे, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ नहीं पाते हो, और जब सवाल आता है सीधे फिर जवाब नहीं बनता, इसलिए हमने कोशिश की है कि पहले थ्योरी बता दें आपको। और लंग्स की संरचना इसको आप अपने से पढ़िए, क्योंकि सारा कुछ एक साथ हमारे ऊपर कहोगे कि सब कुछ पढ़ाएं, वो संभव नहीं। आप खुद पढ़ो, आपके अंदर कोई भी सवाल आता है आप हमको तुरंत बताओ, कमेंट सेक्शन का उपयोग करो और कमेंट सेक्शन में पूछो वो सवाल, तब जाकर के आपका कोर्स निर्धारित समय में पूरा हो। प्रश्नों के माध्यम से जब हम आपको थ्योरी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके दो फायदे होते हैं, एक तो प्रश्न भी तैयार हो जाता है और साथ ही साथ थ्योरी भी आप पढ़ते हो। पर यह थ्योरी थोड़ा अलग थी, इसलिए आज इसको थ्योरेटिकल डिस्कशन में शामिल कर दिया है। तो इसको पढ़िए, इन सारे चित्रों को जितने हमने शामिल किया है इसका बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाने में कंजूसी मत करिएगा। तो बच्चों अब देर रात हो रही है, मंडे से वैसे भी हम क्लास के सेशन को अब 9 बजे शिफ्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, फिर होती है मुलाकात कुछ और नए लंग्स की जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड नाइट।